वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव फंक्शन के बारे में। श्रोडिंगर वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन हमें क्या बताता है, इसका मतलब क्या है। और इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का से आपको किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इस वीडियो के बाद आपको पता चलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद बात करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। श्रोडिंगर वेव फंक्शन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन है उसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कार है, ये जो डिस्टर है ये मेरे पास एक कार है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। और अगर मैं इस कार पे मैं न्यूटन का सेकंड लॉ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू मास F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो है मेरा न्यूटन सेकंड लॉ है। इस न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड करने के बाद, अगर मैं अप्लाइड करने के बाद मैं इस नियम को अप्लाई करने के बाद मैं इस कार की काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इस कार की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इस कार के पोजीशन के बारे में और इस कार के मोमेंटम के बारे में बात कर सकता हूँ, मोमेंटम के बारे में बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं इस कार की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोई बहुत छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करूँ, अगर वहाँ पे आपका न्यूटन का नियम, क्योंकि न्यूटन तो बड़े पार्टिकल पे काम करता है, क्लासिकल पे काम करता है, तो अगर मुझे इन छोटे पार्टिकल के बारे में, इनकी पोजीशन के बारे में, इनके वेलोसिटी के बारे में, मोमेंटम के बारे में, एनर्जी के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, तो मुझे एक नई चीज़ समझनी होगी। उसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि एक डे ब्रिगोली ने कहा था कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव की तरह भी काम करेगा और वो पार्टिकल की तरह भी काम करेगा। और याद रखिए, अगर कोई वेव है, तरंग है अगर कोई, तो उस तरंग का क्या होगा, उस वेव की कोई इक्वेशन भी होगी। और अगर वेव की कोई इक्वेशन होगी तो उस वेव इक्वेशन की क्या होगी, फंक्शन भी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर हो उसको समझाने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो श्रोडिंगर ने उस काम को करने की कोशिश की। तो श्रोडिंगर ने कहा कि भाई वो जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक फंक्शन भी होगा और उस फंक्शन का नाम उसने क्या कहा, साई। इस फंक्शन का नाम क्या है, साई। और इसी को हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव फंक्शन, श्रोडिंगर का ये फंक्शन है, इसको ये श्रोडिंगर का फंक्शन है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये वेव फंक्शन आपको बताता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो ये वेव फंक्शन होता है, उससे पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने क्या कर दिया है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक बहुत छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है। और अब मैं इस इलेक्ट्रॉन की क्या जानना चाहता हूं, बेसिकली मैं इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानना चाहता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे हाइजेनबर्ग कहता है कि भाई कि इस इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आप इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते हैं, तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं, अब आप श्रोडिंगर के पास पहुंचते हैं और श्रोडिंगर आपकी इसकी जो पोजीशन है उसके बारे में वो क्या करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। मतलब इस बात को ऐसे समझते हैं, इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं अपने कमरे में हूं, आप बाहर से आ रहे हैं, दरवाजा बंद है, रात के 10 बज रहे हैं और आपको ये पता करना है कि सुमित क्या कर रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूं। अभी इसकी 2-3 संभावनाएं हो सकती है। रात के 10 बजे मतलब ये हो सकता है कि मैं अपनी प्रेमिका से बात कर रहा हूं, ये भी मुमकिन है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये भी मुमकिन है कि मैं सो रखा हूं। अब आप सोचेंगे कि यार रात की 10 बज रहे हैं तो सुमित सोया तो नहीं होगा, कि मतलब इस बात की सबसे कम पॉसिबिलिटी है, और वो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा होगा, इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है।
तो बेसिकली आप ये क्यों कैसे बता पाए, ये आप इसलिए बता पाए कि क्योंकि आप सुमित को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करते थे, जानते थे और आपने दरवाजा खोला तो आपने देखा हाँ वाकई में क्या कर रहा है सुमित, क्या कर रहा है उस समय बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है इस डब्बे के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस डब्बे के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी उसकी 50% है, मान लेते हैं यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी 10% है, 5% है, 3%, 2%, 20%, कुछ भी परसेंटेज में इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन की इन सब पोजीशन पे होने, इन सब जगह पे होने की क्या है ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो सुमित के साथ, तो सुमित या तो एक साथ एक बार में या तो वो किताबी पढ़ रहा होगा या तो वो सो ही रहा होगा, एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे सुपर पोजिशन शो कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह पे रह सकता है। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी है और उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन आपका वहां पे भी है। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझाया था श्रोडिंगर ने अपना फेमस कैट एक्सपेरिमेंट से, इसको समझाया था और वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ था। तो बेसिकली मतलब उसने श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर का जो ये वेव फंक्शन है ये क्या करता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। क्या इसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। एक बात और समझने है कि यहाँ पे कि वो ये कहता, वो सॉरी ये वेव फंक्शन अभी ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन आपका वो ये बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हो, यहाँ पे है, ऐसा नहीं बताएगा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है ये नहीं कहा हमने, यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है तो वो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई इस तरीके से कि भाई इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे होने की संभावना है इस तरीके से हो सकती है। तो अब वहां पे उन्होंने क्या किया है, आपका ये वेव फंक्शन, एक वेव होगा तो उसका वेव फंक्शन यहाँ इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी 0 है, यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी 0 है। अब इस तरीके से और इस डब्बे से बाहर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका, ये आपका अलाउड फंक्शन है। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस डब्बे के अंदर है तो वो इसी डब्बे के भीतर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साई है, ये साई आपको किसके बारे में बताता है, साई बेसिकली आपका किसी फिजिकल किसी क्वांटम सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिकली वो आपको बताता है। और यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। बेसिकली आइंस्टीन ने कहा था E इज इक्वल टू होता है HF, E इज इक्वल टू HF एनर्जी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप क्या बता सकते हो, आप इधर से ये से भी कोरिलेट कर सकते हो, आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको वंस अगर आपके पास एनर्जी H क्या है, यहाँ पे प्लांक क्या है, H क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी से भी पता चल सकता है आपको। तो ये तो रही बात कि अगर आपके पास वेव होगा तो वेव होगा अगर कोई, तो उस वेव का क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। तो ये जो साई है वो क्या है, वेव फंक्शन है। और ये क्या बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकता है। अब इसको एक और चीज, लेकिन जैसे ही आप इस डब्बे को खोलते हैं, अभी तो ये डब्बा बंद है तो ये वेव नेचर शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस डब्बे को खोलते हो तो अब वेव खत्म हो जाती है। अब वो किस में बदल जाता है, वो अब बदल जाता है किसमें, पार्टिकल नेचर शो करता है। और अगर वो पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल के पास एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन में जो आपका ई होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू योर v साई एक्स। ये भी एक क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या है आपका
ये भी क्या है आपकी एक श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन में बेसिकली जो ये ई है आपकी, ये ई क्या है आपकी, ये ई आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है आपकी एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। बेसिकली इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई रीजन ऐसा रीजन है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है, ये तरीका है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रीजन में लुढ़क रहा होगा, तो अभी वो गति कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और मान लीजिए वो इस पोजीशन पे स्टेबल हो गए, यहाँ पे वो रुक गया है, तो इस वाली पोजीशन के पास क्या होगी, उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई जब वो मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और जब वो रुका हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एनर्जी हो गई है। ये वाला जो टर्म है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है। कौन सा वाला ये टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है। और ये वाला जो बाकी वाला जो टर्म है आपका, वो किसका, वो कौन सा वाला टर्म है आपके पास, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगी, सम अप होगी। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये समझा कि भाई कि आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसमें जो श्रोडिंगर का जो वेव फंक्शन है वो आपको इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। मतलब कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे है ये नहीं, कहाँ पे हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात आप किसके बारे में बता सकते हो, एनर्जी के बारे में बता सकते हो, एनर्जी लेवल के बारे में बता सकते हैं। और अगर एक बार आपको एनर्जी लेवल पता चल गया तो आप उसी से आप ये निकाल सकते हैं, उसकी मोमेंटम निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब चीजें आपको पता चल सकती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो बाकियों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।